अहम बिंदु क्या रहे जिनको लेकर आपने कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे? नज़ीर फातिमा जो वादनी मुकदमा है वो वहाँ पर रहती नहीं, तो फिर नज़ीर फातिमा कहाँ रहती हैं? कोई ऐसा पॉइंट्स आपको याद होगा जिसको लेकर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी? किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा है कि उसने इरफान, रिजवान या बाकी जो अन्य लोग हैं, अभियुक्त हैं, उनको आग लगाते देखा। किसी ने आग लगाते हुए नहीं देखा। इरफान एक मुझे बातचीत में लगा कि एक मजबूत व्यक्ति है। काफ़ी समय तक निर्दोष व्यक्ति को यही नहीं समझ में आता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हमको क्यों फंसाया। विधायक इरफान सोलंकी के वो 2 अकाउंट भी सीज हैं जिसमें इनकी जनप्रतिनिधि की सैलरी आती है। एक भी पैसे की रिकवरी नहीं है, ना सीजर है। तो फिर ऐसी स्थिति में 26 लाख कहाँ से मिले, ये ईडी बताएंगे। हो सके अगर सजा होती है तो मैक्सिमम क्या पनिशमेंट है और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज? न्याय होगा और निश्चित तौर पर वो निर्दोष साबित होंगे। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला आने वाला है। कुछ ही समय बाद वो फैसला आएगा। इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। शिवाकांत जी, आपका स्वागत है जीएमडी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किन मामलों में फैसला आना है? करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 दर्जन मामले विधायक पर दर्ज किए गए हैं, तो किन मामलों पर फैसला ये आना है? देखिए, पुलिस जो इरफान सोलंकी की हिस्ट्री सीट बताती है वो बताती है कि उनके खिलाफ 18 मुकदमे हैं। वो हमेशा जब भी कोर्ट में आता है तो 18 मुकदमों की लिस्ट देते हैं, लेकिन हमारे अनुसार उसमें करीब 10 या 11 मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें कई मुकदमे जिनमें एफआईआर लग गई है या कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें मामला निस्तारित हो गया है, डिसाइड हो चुका है। अब जो इस समय जजमेंट आना है, 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा है 2017 का आचार संहिता उल्लंघन का, और एक मुकदमा है अभी 2022 में दर्ज हुआ है रिजवान सोलंकी के घर के बगल में एक प्लॉट है उसमें आगजनी का। ये दोनों मुकदमे में जजमेंट की डेट 14 मार्च लगी हुई है। शिवकांत जी, सबसे अहम बात ये आती है कि जो आगजनी वाला मामला आपने बताया सबसे बहुचर्चित मामला था, तो जहन में सबसे पहले ये आती है कि पूरे मामले की प्रोसीडिंग कैसी रही? हमारे दर्शकों को ये बताइए, कितना समय लगा और कैसे मामला अभी तक चला पूरा मुकदमा? देखिए, इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई जनवरी 2023 में और अभी ख़त्म हुई है ऑलमोस्ट 1 साल। हाँ, 1-1.25 साल, मतलब हम लोगों की पूरी प्रोसीडिंग और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में चली। कभी कभी कुछ तनावपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ रोचक घटनाएं हुई। जैसे एक तनावपूर्ण घटना हुई कि हमारा गवाह था और डिफेंस का गवाह था और वो पहले दिन आया, उसने कहा कि हाँ साहब मैं वहाँ था, कोई नहीं था। दूसरे दिन फिर प्रोसिक्यूशन ने बुलाया तो कहा कि वहाँ कोई नहीं था, और तीसरे दिन वो अज्ञात परिस्थितियों बस वो पलट गया। तो अब वो कैसे पलटा, ये अपने आप में बड़ी एक रोचक कहानी। तो ऐसे तनावपूर्ण भी माहौल आए, लेकिन काफ़ी स्वस्थपूर्ण तरीके से ये चला और दोनों ओर से अच्छे से चला। अच्छा, करीब साल भर, 1.25 साल ये पूरा मुकदमा चला। आपने अपने मुवक्किल को लेकर क्या बिंदु रखे, क्या उनके पक्ष में सबूत रखे? क्योंकि देखिए, एक विधायक हैं, उनकी सदस्यता अगर चली गई, उनको ऐसी सज़ा होती है 2 साल से ज़्यादा, तो विधायकी भी जाएगी, पूरे देश की निगाह है, एक बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल। तो क्या ऐसे बिंदु रखे आपने, क्या उनके पक्ष में सबूत रखे, और अहम बिंदु क्या रहे जिनको लेकर आपने कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे? देखिए, अपने आप में ये मुकदमा बहुत रोचक है। एक आम आदमी को अगर न्यूट्रल करके बैठाल दीजिए तो जो चीज़ें हम लोगों ने कोर्ट में रखा वही उस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जिस जगह पर आगजनी करना बताते हैं इनके विधायक के द्वारा और उनके भाई के द्वारा, और बाद में 2-4 लोगों का और भी नाम आया है, उस जगह की वो व्यक्ति मालकिन ही नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने इस बात को भी कई बार कोर्ट में कहा कि साहब अच्छा वो मालकिन नहीं है तो ये दिखा दीजिए कि अवैध कब्जेदार है, कुछ ऐसा दिखा दीजिए कि वो वहाँ पे थी। दरअसल मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ उस जगह की। वो जगह केडीए का एक प्लॉट है और उस प्लॉट को केडीए ने बेचा था यही 90 के शुरुआती दशक में, 1992 या 93 में, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। एक लेडी थी मारिया लीजा को। फिर मारिया लीजा ने उस प्रॉपर्टी को 2005 में असलम फैमिली, कई लोग हैं, उनको बेचा। और आफ्टर 2005 मीन्स आफ्टर पासिंग 17 ईयर्स अबाउट,
मार्च 2022 में इसको खरीदा रिजवान सोलंकी ने। रिजवान सोलंकी ने शायद इसलिए खरीदा क्योंकि ये प्लॉट और रिजवान सोलंकी का घर बिल्कुल अगल बगल है, कॉमन है, और वहाँ कोई नहीं रहता। तो पहला तो हम लोगों ने इस बात का साक्ष्य दिया कि जो नज़ीर फ़ातिमा जो वादनी मुकदमा है वो वहाँ पर रहती नहीं, तो फिर नज़ीर फ़ातिमा कहाँ रहती हैं। हम लोगों ने इस बात का भी साक्ष्य दिया कि नज़ीर फ़ातिमा असरफाबाद एक जगह है वहीं पास में जाजमऊ में, वहाँ रहती हैं। हम लोगों ने उनका वोटर आईडी की कॉपी दी, उनके हाउस टैक्स का, जिस मकान में वो रहती हैं उसका हाउस टैक्स उनके नाम पर आता है उसको दिया, वोटर लिस्ट की कॉपी दी। उनके जिरह में इस बात को भी पूछा गया जिसको उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बच्चे शमसुल और एक लड़का और है उसका, इन दोनों का जो पासपोर्ट बना है वो पासपोर्ट असरफाबाद के एड्रेस पे बना है। आधार कार्ड, एक कनीज जहरा इनकी बेटी है, उसका जो एड्रेस आ रहा है वो इलाहाबाद का एड्रेस बता रही है। तो कोई ऐसा एड्रेस इनके पास नहीं था जो ये सिद्ध कर सकें कि हम यहाँ पर रहते थे। तो एक्चुअली इस केस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट ये सिद्ध करने में कि ये वहाँ रहती नहीं थी और ऐसी कोई घटना हुई नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं थे, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने ये सिद्ध किया, जिसको हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूव किया कि हम उस समय मौके पर ही नहीं थे। जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, चर्चा में था कि कॉल डिटेल हम लोगों ने निकलवाई और वो कॉल डिटेल इरफान रिजवान दोनों की बहुत स्पेसिफिकली आई। रिजवान तो लखनऊ में था, तो उसके लिए दूसरे पार्ट को सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने कॉल डिटेल मंगवाई। एक एक कॉल डिटेल आई है उस दिन की, और उन कॉल डिटेल में उसकी लोकेशन ये स्पेसिफिक है कि जो समय कहा जा रहा है उस समय इरफान वहाँ थे ही नहीं। जी, अभी तक जिन जिन गवाहों को आपने पेश किया है उनसे कितनी मदद मिली इस केस को लेकर? और चूंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कई वकील इस मामले में जुड़े और अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, फिर जब से आप आए हैं हम लोग भी इस केस को देख रहे हैं, थोड़ा केस को एक स्मूथ वे में हमने चलते हुए देखा है। तो कौन कौन से अहम सबूत, कई गवाह तो पलटते हुए हमने देखे हैं, तो क्या इन गवाहों को लेकर कुछ मदद मिली केस में? देखिए, बात तो आपने ठीक कही, एक गवाह हमारा था और हम लोग इस बात को कह भी रहे हैं, कहा भी है, कोर्ट में भी कहा है कि साहब उसको बहुत दबाव में लिया गया, दूसरे दिन तीसरे दिन वो पलटा जाके। और इस बात पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि जब गवाह पहली बार गवाही देने आता है और अगर वो उसके बाद आप उसको टाइम ले लेते हैं और अगले दिन आकर वो अगर अपनी बात से पलट जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि गवाह प्रभावित किया गया। हमारे केस में भी गवाह प्रभावित हुआ। एक गवाह था ऋषभ गुप्ता, जिसने अपने को बताया था कि वो वहाँ पे मौके से पास से निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक आग लगी हुई है एक प्लॉट में, तो उसने 112 नंबर पे फ़ोन किया, जब पुलिस आई तो चला गया। इसके बाद हम लोगों ने सही बताएं तो हम लोग किसी भी ऐसे गवाह को पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि उस दिन विधायक पूरे समय रात करीब 9:30-10 बजे तक अपने रजवी रोड कार्यालय में था, और विधायक जी रजवी रोड कार्यालय में थे और उसके बाद उनके शादी के कार्यक्रम लगे हुए थे। 7 नवंबर को देव दीपावली थी, 7 नवंबर 2022 को, और उसके बाद वो कई शादियों में गए, उनकी कॉल लोकेशन अलग थी। 12 बजे के आसपास इरफान अपने घर पहुंचे, लेकिन जिन शादियों में गए जो फोटोग्राफ थी, हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कल को कोई गवाह आए और फिर वो एक बड़ी हेडलाइन बने कि हमारा गवाह आया और अगले दिन वो पलट गया। लेकिन जिन चीज़ों ने हमको सबसे मदद की इस केस में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे। उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उनको जिनको प्रूव करना बहुत ही मतलब जिसको डिसबिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब कॉल डिटेल है, जैसे कॉल लोकेशन आ रही है, रिजवान सुबह 7:30, 8, 9 बजे घर से निकल रहे हैं, फिर पूरा लखनऊ का रास्ता पास हो रहा है, फिर वो लुलु मॉल जा रहे हैं, फिर वो सब जगह जा रहे हैं, फिर रात करीब 11:30-12 बजे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसी प्रकार इरफान का था। इरफान की तो एक लोकेशन ये मिली है कि उन्होंने करीब 1:45-2 बजे के आसपास अपने घर से कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो उस समय के कमिश्नर थे, उनको फ़ोन किया, और हम लोगों ने वो पेपर भी वो लगाया है कि इस नंबर पे फ़ोन किया, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का फ़ोन है, उनको फ़ोन किया, फिर उनके पास गए, लोकेशन है इनकी डीएम कंपाउंड में,
और लेकिन घटना स्थल के आसपास कहीं कोई लोकेशन नहीं। तो जो दस्तावेज साक्ष्य थे वो हमारे बहुत मजबूत थे। इसके अलावा जो क्रॉस एग्जामिन किया है वरिष्ठ अधिवक्ता हम लोगों की ओर से जो इस पूरी टीम को थोड़ा हेड कर रहे थे मिस्टर सईद नकवी साहब, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया नज़ीर फातिमा को। अब एफआईआर में उन्होंने लिखाया कि मैं अपने भाई की शादी में गई थी, और जब जिरह में आए या आगे तो उसमें थोड़ा सा टर्न कर लिया कि नहीं मेरे भतीजे का वलीमा था। मोमडन में शादी और वलीमा के बीच में एक अंतर होता है, और भाई और भतीजे, इस तरह से बहुत तमाम ऐसी जिरह आई जो चीज़ों को जिन्होंने ये किया कि अगर कोई अज्ञात नहीं वो हुआ तो न्याय होगा। जो कोर्ट में जिस तरह से आप जिरह की बात कर रहे हैं, यकीनन आपको अपने मुवक्किल को निर्दोष होने पर यकीन होगा, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए या इस तरह की जो बातें आप बता रही हैं, सुनने में तो एक मूवी की तरह लगता है जैसे मूवी हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या ये सब अहम साबित होंगे या कोई ऐसा पॉइंट्स आपको याद होगा जिसको लेकर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी हमारे जो मुवक्किल हैं उनको निर्दोष साबित करने में? देखिए, इरफान को निर्दोष साबित करने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस पूरे केस में किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा है कि उसने इरफान, रिजवान या बाकी जो अन्य लोग हैं, अभियुक्त हैं, उनको आग लगाते देखा। किसी ने आग लगाते हुए नहीं देखा। सब ने अपनी गवाही में कहा। नज़ीर फातिमा ने कहा कि जब हम आए थे तो आग लगी हुई थी। कनीज जहरा जो नज़ीर फातिमा की बेटी है उसने कहा कि जब हम आए थे तो आग लगी हुई थी। बाकी लोगों ने कहा कि आग लगी हुई थी। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी ने आग लगाते हुए नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि जो वादनी मुकदमा है वो अपना वहाँ पर रहना साबित नहीं कर पाई है। जो 436 जिस धारा से मुख्य रूप से हम लोग पैनिक हैं वो ये है कि 436 है। 436 में करीब 10 साल की सजा है। तो उसमें कहते हैं ड्वेलिंग हाउस मतलब रिहायशी घर होना चाहिए। तो रिहायशी घर के लिए कोई ऐसा सबूत भी तो होना चाहिए। आप मतलब एक हंसी की बात है कि कोई कह रहा है कि मैं इतने सालों से वहाँ रह रही हूँ तो ना कोई वॉशरूम है, ना कोई किसी प्रकार का पानी का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना कोई गैस है। आप फोटोग्राफ देखेंगे, एक गैस सिलेंडर इन लोगों ने रिकवर कराया। अगर आग लगेगी तो काला पड़ेगा, कुछ होगा। बर्तन नहीं मिले, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं मिली जो वहाँ की जो उसकी रिहाइश को साबित करें। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अलावा जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, सीडीआर को ये डिसबिलीव नहीं कर पाए। प्रोसिक्यूशन ने ये तो कहा आखिरी में कि ये हो सकता है कि आपने किसी को फ़ोन दे दिया हो, लेकिन इसके समर्थन में आप नहीं कर पाए। जैसे प्रोसिक्यूशन, हम लोगों ने एक और प्रार्थना पत्र दिया जिसको प्रोसिक्यूशन ने विरोध किया, जिसके कारण वो नहीं आ पाया। विधायक जी का एक गनर था कफील खान। हमारा प्रार्थना पत्र ये था कि अगर हमने किसी और को फ़ोन दिया तो गनर तो हमारे साथ रहता है, तो गनर की कॉल डिटेल मंगवा लीजिए। लेकिन गनर की कॉल डिटेल भी मंगवाने की हिम्मत प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि गनर की कॉल डिटेल आती तो उसकी कॉल डिटेल बिल्कुल मैच कर जाती जो कि विधायक जी की कॉल डिटेल थी। ये सारी चीज़ें इस मुकदमे में इरफान को, रिजवान को और बाकी सभी को निर्दोष साबित करने में अहम कड़ी साबित होंगी। बहुत सही। लेकिन दीक्षित जी, एक सबसे अहम सवाल ये होता है कि इस दौरान आपकी विधायक से बात हुई होगी, इरफान सोलंकी जी से बात हुई होगी, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, मानसिकता क्या थी, कैसे क्या आपसे बात हुई उनकी, कुछ बताना चाहेंगे? देखो, इरफान एक मुझे बातचीत में लगा कि एक मजबूत व्यक्ति है, और जब कोई व्यक्ति निर्दोष फंसता है तो निश्चित तौर पे उसे थोड़ा कष्ट होता है। काफ़ी समय तक निर्दोष व्यक्ति को यही नहीं समझ में आता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हमको क्यों फंसाया। वो काफ़ी समय तक अपने वकील और सबसे पूछता है। वही स्थिति इरफान की भी थी कि मेरा तो इसमें कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। यही रिजवान की, यही बाकी की जितने भी लोग हों, मतलब चाहे इजराइल हों, शौकत हों, शरीफ हों, लेकिन इनमें से किसी का कुछ लेना देना नहीं। तो इरफान का कई बार ऐसा होता था कि जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों पे उनकी क्वेरी रहती थी और वो चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी जिरह होती है तो उनको या तो फिजिकली प्रेजेंट किया जाए, लेकिन फिजिकली अब संभव नहीं, महाराजगंज भेज दिए गए थे, तो वो वीसी से कनेक्ट रहते हैं। और वीसी से जब वो कनेक्ट रहते हैं तो अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आती तो फिर वो वहीं से पूछते हैं। ये एक अच्छी बात है कि विजिलेंट रहते हैं। और निर्दोष व्यक्ति की जो 16 महीने से बंद हो
गर्मी सर्दी सब की स्थिति रही हो। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया उसको, कई बार उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहलाया भी, कहा भी कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो थोड़ा तो परेशान होता ही है। लेकिन उनको गैंग का लीडर बताया गया, अवैध प्रॉपर्टीज की बात सामने आई। माफ कीजिए, मैं थोड़ा हंस दिया। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। जो गैंगस्टर एक्ट में जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो अवैध, जिसे कहते हैं ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब हिंदी में कहते हैं कि अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति, उसमें मालूम है विधायक इरफान सोलंकी के वो 2 अकाउंट भी सीज हैं जिसमें इनकी जनप्रतिनिधि की सैलरी आती है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो जिस अकाउंट में जनप्रतिनिधि के नाते उसकी सैलरी आती है, वो अपराध से अर्जित संपत्ति, मतलब ये तो मैं नहीं समझ सकता, विवेचक ही बताए या जिन्होंने इसको सील किया है वो बताएं, और मैं मुस्कुराने के अलावा इस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ईडी पहुंच गई उनके घर में, अभी ईडी की रेड हुई, 26 लाख पर आपने सवाल उठा दिए, इस पर कुछ देखिए, ईडी की रेड हुई, ये मुझे जानकारी सुबह सुबह सबसे पहले हम ही को जानकारी हुई थी इनफैक्ट। तो हमने तत्काल जो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते थे, और हम लोगों ने ये कहा कि किसी भी कंडीशन में हमको उनको, जो हमने उनके परिवार वालों से कहा कि हमें ईडी को सपोर्ट करना चाहिए। भाई वो कानूनी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, अधिकारियों का दायित्व, आप उनको सपोर्ट करिए, उनको दिखाइए। और उसका परिणाम ये हुआ कि इरफान सोलंकी फैमिली में 4 जगह रेड हुई थी। एक उनके चाचा के यहाँ, एक घर था रिजवान का 2, एक घर इरफान का था 3, और एक घर जिसमें उसके मतलब दूसरे भाई अरशद, इमरान और कामरान, ये लोग रहते थे। इन चारों जगह में से रिजवान को तो क्लीन चिट दे दी, लिखा है कि वो पर्चा मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं भी आपको उस पर दिखा दूंगा। उसमें रिजवान के लिए लिखा है कि उनके घर से कुछ भी नहीं मिला, चाचा के लिए लिखा है उनके घर से कुछ भी नहीं मिला। जो जिनके बाकी भाई हैं, अरशद, इमरान और जो बाकी भाई हैं, इनके पास, इनके घर से भी कुछ नहीं उन्होंने जब्त किया, सिर्फ तीनों भाइयों का एक एक मोबाइल ले गए। ठीक है, ले जाएं और जांच करें। अब आते हैं इरफान पर। इरफान के यहाँ भी इनके क्लोज, उसमें 2 जगह रेड हुई थी, एक इरफान के यहाँ रेड हुई थी और एक इरफान के ससुराल में भी, मुंबई में भी रेड हुई थी। तो यहाँ पर भी इनको कोई भी नकदी, जेवरात, कहीं कोई छुपा हुआ धन, ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ ये दस्तावेज ले गए, रजिस्ट्रियाँ वगैरह, तो निश्चित तौर पे उसकी वो छानबीन कर लें। वो दस्तावेज सारे पहले ही गैंगस्टर एक्ट में जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और जो प्रॉपर्टी सीज उन्होंने की उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया कि उसमें तो उन्होंने वो अकाउंट भी सीज कर दी है जो जिसमें उनकी विधायकी वाली सैलरी आती है। तो या तो वो सैलरी अब कैसे अवैध है ये तो मैं नहीं बता सकता। तो ईडी ने ऐसा सच कुछ नहीं ऐसा पाया है। जब ईडी का प्रेस नोट और एक्स पर उनका कमेंट हमने देखा तो मैंने अपना वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 26 लाख रुपए मिले हैं। तो हमारे पास जो रिसीविंग है उसमें इरफान या इरफान के परिवार या इरफान की ससुराल से एक भी पैसे की रिकवरी नहीं है, ना सीजर है। तो फिर ऐसी स्थिति में 26 लाख कहाँ से मिले ये ईडी बताएंगे। हो सकता बाकी और लोगों क्या रेड हुई थी एक साथ, उनमें किसी को मिला हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा अभी तक एक्सप्लेन किया नहीं। इरफान क्या कुछ नहीं मिला? इरफान क्या कोई भी आभूषण या कोई जेवर या रुपए या कोई और छुपी हुई नकदी ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ रजिस्टर या कुछ डायरी लेके गए। आचार संहिता वाला क्या मामला है? हाँ, आचार संहिता वाला बड़ा एक रोचक मामला। 2017 में ये इलेक्शन चल रहा था तो एक जगह वो ईदगाह के पास वहाँ पर कोई वो हैंडपंप लगा हुआ था और हैंडपंप के पीछे एक बैनर लगा हुआ था जिसमें इरफान सोलंकी की फ़ोटो और बंटी सिंगर और मोंटी वर्मा इनकी फ़ोटो लगी थी। लिखा था कि यह कार्य जो है वो इनके द्वारा कराया जा रहा है, इरफान सोलंकी के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसे आचार संहिता उल्लंघन का मामला माना गया। इसका विचारण पूरा हो गया है, मतलब करीब 3 साल में ये विचारण पूरा हो गया और विचारण पूरा होने के बाद इसमें अब जजमेंट के लिए है। लेकिन इसमें रोचक बात यह है कि हमें ये ना समझ में आया कि अभियोजन ने पहले यहाँ पर जजमेंट रुकवाने के लिए यहाँ पर निगरानी दाखिल की, रिवीजन दाखिल किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। जब वो खारिज हो गया, इनका रिवीजन खारिज हो गया तो उसको लेके हाई कोर्ट चले गए। अब वो क्यों नहीं निर्णय होना देना चाहते हैं इसका जवाब तो बेहतर अभियोजन ही देगा।
हम लोग तो न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। अगर सजा होती है, आपके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सजा होती है तो मैक्सिमम क्या पनिशमेंट है और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? मुख्य देखिए, जो बाकी धाराएं हैं उनके अतिरिक्त इसमें एक धारा है 436। जब कोई रिहायशी व्यक्ति होता है, जहाँ पे कोई रह रहा हो लिविंग, अगर वहाँ पर कोई आगजनी करता है तो 436 एक गंभीर धारा है, उसमें मानते हैं उसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा है। 10 वर्ष की सजा है, यानी अगर ये पनिशमेंट मिल जाता है तो फिलहाल उनकी सजा टल जाएगी। वो न्याय होगा और निश्चित तौर पर वो निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि अगर इस मामले में भी न्याय नहीं होगा तो खुली आंखों से दिखने वाली चीज़ों में भी अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो बाकी मैं इसमें कोई टिप्पणी बहुत ज़्यादा न करूँगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग ऊपर जाएंगे कोर्ट में? निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ वकील शिवकांत दीक्षित जी, जो इरफान सोलंकी जो मामला सामने आने वाला है कुछ दिन बाद, उनमें पैरवी कर रहे हैं और उनको यकीन है कि इनके मुवक्किल को लेकर इन्होंने जो पक्ष रखा है कोर्ट में वो सही साबित होंगे, उनके मुवक्किल निर्दोष साबित होंगे। लेकिन अगर इरफान सोलंकी के अगेंस्ट ये पूरा मामला जाता है तो कहीं ना कहीं 2 साल से ऊपर सजा होने पर उनकी सदस्यता को खतरा जरूर साबित हो सकता है।